नमस्कार दोस्तों। भारत की संस्कृति और विरासत, सच कहूं तो ये इतनी विशाल है कि इसे पूरी तरह समझना शायद एक जम का काम नहीं है। लेकिन आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही अद्भुत सफर पर निकलने वाले हैं। हम भारतीय शास्त्रीय कलाओं यानी हमारे नृत्य, उन प्राचीन ग्रंथों और उन भाषाओं की जड़ों को खंगालेंगे जो सदियों से हमारी पहचान रही हैं। इन कलाओं के पीछे का जो विज्ञान है ना, और उनकी जो गहराई है, वो सचमुच आपको हैरान कर देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस विश्लेषण को हमने एक बहुत ही आसान स्ट्रक्चर में बांटा है। आज हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे: मूलभूत ग्रंथ, शास्त्रीय नृत्य और उनकी विशेषताएं, महान कलाकार, इन कलाओं को सहेजने वाले संस्थान और किताबें, और आखिर में हमारी शास्त्रीय भाषाएं। चलिए सबसे पहले पड़ाव पर आते हैं, मूलभूत ग्रंथ। ये वो किताबें हैं जो हमारी कलाओं की असली मार्गदर्शिका या कहें तो फाउंडेशन है। अब देखिए, जब भी शास्त्रीय कलाओं की बात होती है ना, तो कुछ ग्रंथों का जिक्र आना बिल्कुल तय है। जैसे भरत मुनि जी का नाट्य शास्त्र, इसे तो पंचम वेद यानी 5वां वेद तक कहा जाता है। ये सभी कलाओं की जननी है। इसके अलावा नंदिकेश्वर जी का अभिनय दर्पण और सारंगदेव जी का संगीत रत्नाकर भी बेहद जरूरी है। लेकिन यहाँ व्यवहार माला पर जरा ध्यान दीजिएगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से मोहिनी अट्टम नृत्य शैली का उल्लेख मिलता है। ये सारे ग्रंथ आज भी हमारी कलाओं की ऑपरेटिंग मैनुअल की तरह काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और उनकी सबसे खास बातें। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प और अक्सर लोगों को कंफ्यूज करने वाला सवाल सामने आता है। आखिर भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 या 9? तो सुनिए, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। लेकिन भारत के संस्कृति मंत्रालय ने छाऊ नृत्य को भी अपनी सूची में शामिल कर लिया है, जिससे उनके हिसाब से आधिकारिक संख्या 9 हो जाती है। तो आगे से कोई पूछे तो ये बारीक अंतर याद रखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भरतनाट्यम की। तमिलनाडु से निकला ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, जिसे कभी सादेरट्टम या दासी अट्टम भी कहा जाता था। इसका जो फ्लो है ना, वो कमाल का है। ये अलारीपू से शुरू होता है और इसका समापन तिल्लाना पर होता है। और सबसे खूबसूरत बात क्या है, इसमें नर्तकी मंच पर परफॉर्मेंस की शुरुआत में और अंत में दोनों ही समय झुककर प्रणाम करती है। इसमें हाथों की एक बहुत ही खास मुद्रा होती है, कटक मुख मुद्रा, जिससे उंगलियों को जोड़कर ओम का आकार बनाया जाता है। ये लिटरली अध्यात्म और कला का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अब नृत्यों की बात हो रही है तो लास्य का जिक्र आना तो लाजमी है। लास्य का सीधा सा मतलब है नृत्य का वो पहलू जो बेहद कोमल है, नाजुक है और पूरी तरह से स्त्री सुलभ है। भगवान शिव के उच्च ऊर्जा वाले तांडव के बिल्कुल विपरीत। और ये लास्य या ग्रेस सबसे ज्यादा कहाँ दिखता है? केरला के मोहिनी अट्टम नृत्य में, जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। चलिए अब केरल के ही 2 दिग्गजों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है कथकली, जिसे पूर्व का गाथा गीत भी कहते हैं। इसमें चेहरे पर वो भारी भरकम मेकअप होता है ना, लाल, हरा और काला, और इसमें भौहों यानी आईब्रोज का मूवमेंट सबसे ज्यादा जरूरी होता है। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में इसे सिर्फ पुरुष ही करते थे, हालांकि बाद में रीता गांगुली जैसी आधुनिक कलाकारों ने इसे महिलाओं के लिए भी खोल दिया। और वहीं दूसरी तरफ है मोहिनी अट्टम, जो भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से प्रेरित है। ये पूरी तरह से महिलाओं का नृत्य है, जिसमें वही लास्य और कोमलता कूट कूट कर भरी है जिसकी हमने अभी बात की। आपको पता है, हर क्षेत्र की अपनी एक बिल्कुल अलग फिजिकल आइडेंटिटी होती है। जैसे आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, इसमें कर्नाटक संगीत का इस्तेमाल होता है, लेकिन सबसे अनोखी चीज है तरंगम। इसमें नर्तकी पीतल की थाली के किनारों पर खड़ी होकर गजब का संतुलन बनाते हुए डांस करती है। जरा सोचिए, ये कितना मुश्किल होगा। वहीं ओडिशा का ओडिसी नृत्य अपनी त्रिभंग मुद्रा के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इस मुद्रा में शरीर 3 अलग अलग जगहों से मुड़ा होता है। इसके सबसे पुराने साक्ष्य हमें सीधे उदयगिरी की गुफाओं में मिलते हैं। चलिए थोड़ी ऊर्जा बढ़ाते हैं और चलते हैं पूर्वी भारत की ओर, मणिपुरी और छऊ। मणिपुरी नृत्य की जड़ें थांगता जैसी मार्शल आर्ट्स से जुड़ी हैं। इसमें एक खास ढोलक का इस्तेमाल होता है, जिसे पुंग चोलम कहते हैं। और क्या आप जानते हैं, इसे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत प्रमोट किया था। दूसरी तरफ है छऊ, जो एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है। इसकी 3 अलग शैलियां हैं, पुरुलिया, सरायकेला और मयूरभंज। यहाँ सबसे बड़ा अंतर यह है कि मयूरभंज शैली में मुखौटे यानी मास्क का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता, जबकि बाकी दोनों में होता है।
हमारा तीसरा पड़ाव महान कलाकार और उनके घराने जिन्होंने इन कलाओं को जिंदा रखा है। इन कलाओं को समझने के लिए घरानों या परिवारों की भूमिका समझना बहुत जरूरी है और नामों को नृत्यों से जोड़ने की एक बड़ी आसान सी ट्रिक है। जैसे ही आप झावेरी बहनें सुने तो आपके दिमाग में तुरंत मणिपुरी नृत्य आना चाहिए। अगर नाम के आगे महाराज लगा हो, जैसे बिरजू महाराज या लच्छू महाराज, तो उनका संबंध कथक से है, ये पक्का है। और अगर रेड्डी परिवार का जिक्र हो, जैसे राजा या राधा रेड्डी, तो समझ जाइए कि वो कुचिपुड़ी नृत्य के उस्ताद हैं। और फिर कुछ ऐसे क्रांतिकारी लोग आए जिन्होंने समाज की सारी सीमाएं तोड़ दी। नर्तकी नटराज का नाम ही ले लीजिए, जो भरतनाट्यम की पहली ट्रांसजेंडर शास्त्रीय नर्तकी बनी। या फिर सोनल मानसिंह, जो पद्म विभूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की शास्त्रीय नर्तकी हैं। और ये कलाएं सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहीं। चार्ल्स फैब्री और इंद्राणी रहमान ने ओडिसी को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। सोचिए, लुइस लाइटफुट ने ऑस्ट्रेलिया में और मिलीना सेल्विनी ने इटली में कथकली का परचम लहराया। कला की सच में कोई सरहद नहीं होती। भाग 4, संस्थान और आत्मकथाएं। आखिर ये इतनी बड़ी विरासत आज तक सहेजी कैसे गई? अगर आपको मंच पर दिखने वाले उस ग्लैमर के पीछे का असली पसीना और संघर्ष देखना है, तो कुछ आत्मकथाएं जरूर पढ़नी चाहिए। ये किताबें इन सांस्कृतिक आइकॉन्स की बेहद निजी झलक दिखाती हैं, जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति जी की ए पैशन फॉर डांस, सोनल मानसिंह की ए लाइफ लाइक नो अदर, मृणालिनी साराभाई जी की द वॉइस ऑफ द हार्ट और मल्लिका साराभाई की फ्री फॉल। ये किताबें बस कहानियां नहीं हैं, ये एक डांसर की जिंदगी का असली आईना है। और इस विरासत को आगे ले जाने के लिए कई महान संस्थान बनाए गए। चेन्नई में रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने कला क्षेत्र फाउंडेशन की नींव रखी। और एक फैक्ट बताऊं, रुक्मिणी देवी ने ना सिर्फ भरतनाट्यम को एक नई जान दी, बल्कि वो राज्यसभा में नॉमिनेट होने वाली पहली महिला शास्त्रीय नर्तकी भी थीं। इसके अलावा मृणालिनी साराभाई की दर्पण अकेडमी, कुमुदिनी लाखिया का कदम डांस सेंटर और वेम्पति चिन्ना सत्यम की कुचिपुड़ी आर्ट अकेडमी वो मंदिर हैं जहां आज भी ये परंपराएं सांस ले रही हैं। अब आते हैं हमारे आखिरी और 5वें पड़ाव पर, भारत की शास्त्रीय भाषाएं, हमारी विशाल भाषाई विरासत। चलिए इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं कि भाषाओं को ये दर्जा कब और कैसे मिला। भारत सरकार ने सबसे पहले साल 2004 में तमिल को शास्त्रीय भाषा माना। इसके ठीक बाद 2005 में हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत को ये सम्मान मिला। 2008 में कन्नड़ और तेलुगु भी इस लिस्ट में आ गई। फिर 2013 और 14 में मलयालम और उड़िया शामिल हुई। और फिर आया साल 2024, जिसने इस लिस्ट को बहुत बड़ा कर दिया। इस साल 5 नई भाषाओं मराठी, असमिया, बंगाली, प्राकृत और पाली को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया। तो अब कुल मिलाकर भारत में 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। ये सच में हमारी विविधता का एक बहुत बड़ा सबूत है। तो इन सब पर गहराई से बात करने के बाद आज के इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ खत्म करेंगे। जरा सोचिए, ये सदियों पुराने ग्रंथ, ये मनमोहक नृत्य और ये प्राचीन भाषाएं आज के इस तेज तर्रार डिजिटल युग में खुद को कैसे ढालेंगी? सोशल मीडिया और एआई के इस जमाने में हम इन्हें कैसे सहेज कर रखेंगे और आगे बढ़ाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। आज इस सांस्कृतिक यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इन जीती जागती परंपराओं के बारे में पढ़ते रहिए और नया सीखते